चलते हुए शर्म नहीं आती। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो वी वर मेकिंग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर बोलो कौन सा है? 9.2 इन द न्यू बुक। एंड क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है ये, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13 है। सो इसका रेफरेंस ले लेना आप न्यू बुक से। इससे पहले क्वेश्चन हमने सारे पिछले वीडियो में, कल तक के वीडियो में कवर किए थे। सो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर इस क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन इज वेरी मच इजी। इक्वेशन बनानी है, पॉइंट से पास कर रही है, एंगल बना रही है। तो एंगल बना रही तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा, स्लोप के साथ पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगी बड़ी आसानी से। सेकंड क्वेश्चन बस थोड़ा सा उससे एडवांस है। अब एक दूसरी लाइन भी है जो उस लाइन के पैरेलल है और वाई एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे इंटरसेक्ट बनाती है। ठीक है, तो अब वाई एक्सिस के ऊपर नीचे मूव करना है तो उसके लिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन होना ही चाहिए। फाइन। तो मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता हूँ। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन ही होता तो मेरे को कोऑर्डिनेट प्लेन की कोई खास जरूरत नहीं थी, बिना उसके भी सॉल्व हो जाता। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 0,2 से अगर ये पास थ्रू हो रहा है तो 0,2 कहाँ आएगा बताओ? एंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 1 2 यहाँ आएगा। यहाँ से पास थ्रू हो रही है और एंगल बना रही है 2π/3। 2π/3 कैसा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज या एक्यूट? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज हो रहा है तो ऐसे बनेगी ये लाइन, बनेगी, समझ आया? अगर ये एक्यूट बनाती तो ऐसे बनाती, ऐसे बनाती। भाई उस पॉइंट से पास थ्रू तो करना ही है, अब बस आप उस पॉइंट को पकड़ के लाइन को हिला सकते हो, इधर उधर शिफ्ट तो कर नहीं सकते। तो इधर से मेरे को ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के लिए इसकी जो इंक्लिनेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी। तो जब आप फिगर बनाएंगे एग्जाम में तो इट रियली मैटर्स कि आप कैसा फिगर्स बना के आते हैं। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल तो ऐसे, एक्यूट एंगल तो ऐसे, और उस पॉइंट से तो वो पास थ्रू हो ही रही। सो दिस एंगल इज व्हाट? 2π/3। 2π/3 लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट 120 डिग्री हो गया ये। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। चलो पहले तो ये काम करो, स्टार्ट करते हैं। 2π/3, तो एंगल मेड बाय, या इंक्लिनेशन कह सकता हूँ हेयर, इंक्लिनेशन ऑफ, इसको लाइन एल कह दूं मैं, और फिर दूसरी जो है L1 कह दो, और दूसरी जो है उसको L2 कह देंगे। ठीक है, हेयर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2 गिवन है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2 कितना गिवन है बोलो? दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2 नहीं L1, L1। तो इंक्लिनेशन को हम किससे डिनोट कराते हैं? थीटा से। लेकिन L1 है तो θ1, क्योंकि दो लाइन है। तो θ1 क्या हो जाएगा? 2π/3। ये सामने डाल देना आप, इट इज द गिवन पार्ट, इट इज द गिवन पार्ट। ठीक है, तो गिवन जैसे इंक्लिनेशन मिला तो स्ट्रेट अवे हम इसका स्लोप निकालते हैं और इस लाइन की इक्वेशन बनाए खत्म करते हैं। ठीक है, सो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L1, बोलो स्लोप कैसे निकालते हैं? बोलो। टेन, टेन थीटा, तो थीटा की जगह θ1, so it is like 10 2π/3। अब 2π/3, 10 2π/3 यानी एक सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम 120 डिग्री। कैसे सॉल्व करते हैं 10 120 डिग्री बताओ? 180, या तो π/2 से कंपेयर करके जाएंगे या फिर पाई से कंपेयर कर। π/2 से कंपेयर करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप से 10 को कॉट में बदलना होता है। तो हम किससे कंपेयर करेंगे? पाए से। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पॉइंट से कंपेयर करेंगे। सो 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? 120 को क्या लिख सकते हो बोलो? पाए माइनस π/3। 180 माइनस 8 लिख सकते हो, बोलो साक्षी? 180 माइनस है, एंड 10 पाई माइनस π/3 इज माइनस 10 π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। अब 10 π/3 की वैल्यू बताइए, 60 डिग्री यानी कि √3। तो ये आ गया फाइनली आपका स्लोप। और आपको पहले भी हिंट्स दिए हैं कि जब जब ऑब्टूज एंगल बनेगा स्लोप नेगेटिव बनेगा, जब जब एक्यूट एंगल बनेगा स्लोप पॉजिटिव बनेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है एक लाइन के केस। ठीक है, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना है तो आपका स्लोप नेगेटिव बना है। फाइन, नेक्स्ट। इतना पार्ट तो खत्म। अब इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एल, तो इक्वेशन तो हमारा वहां खत्म हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पासिंग थ्रू, आपको पॉइंट भी दे रखा है उसने, पासिंग थ्रू। अच्छा एक और चीज सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। क्या पॉइंट है? इस पॉइंट को क्या ए मार्क कर लो, क्या कोऑर्डिनेट्स है? 0,2।
तो जरूरी नहीं है पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये इंटरसेप्ट ही तो है। देखो ये पॉइंट कहीं और होता तब तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज करते, बट ये पॉइंट एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो वो एक्स इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पर है तो वो वाई इंटरसेप्ट है। और वाई जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म रहेगी हमारे आगे के कोर्स के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस हम जितनी ज्यादा करें अभी से बढ़िया है। तो उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से ना यूज करते हुए हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से सॉल्व, इक्वेशन तो सेम ही बनेगी कैसे भी कर लें। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो पासिंग थ्रू नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि पासिंग थ्रू लिखने का मतलब है कि मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, कटिंग कटिंग इंटरसेप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेप्ट काटा जाता है एक्स एक्सिस पर या वाई, कटिंग intercept at x axis, on x axis, on y axis, on y axis at the point, कौन से पॉइंट पे, a पर, at the point a, यानी कि 0,2, ठीक है ना। एंड साथ में स्लोप कितना है, एंड स्लोप इक्वल टू -√3, ये स्लोप है, ठीक है। इज गिवन बाय, तो बोलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बोलो। y इक्वल टू m थोड़ा ना होगा, लिखा नहीं क्या हमने कहीं, यहाँ पे लिखो m1 होगा, क्या होगा m1। तो y इक्वल टू m1x प्लस सी, यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हमने, इसको हमको लिखना पड़ेगा कि c भी यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना। तो चलो लिखो y इक्वल टू m1 कितना है, -√3x प्लस सी की वैल्यू तो 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, चेक करो। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके इसके दो पार्ट्स हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L1। अच्छे से चेक करो बेटा, क्वेश्चन नंबर गलत चेक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो क्वेश्चन है एक ही आंसर है। पहला आंसर मैच हुआ, y इक्वल टू -√3x प्लस 2, हाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ले लो उसको, तो -√3x इधर आएगा तो √3x प्लस वाई, 2 को भी इधर ले लो तो -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये लिख लो या ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व, यानी इस लाइन की इक्वेशन तो आ गई सॉल्व करना, वेरी चाबी देखे आओ फिर सर, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन तो सॉल्व हो गई। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब एक दूसरी लाइन है जो इसके पैरेलल है, अब इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस है, यू कैन सी इसके पैरेलल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऊपर भी है, बनाते जाओ। तो यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए उसने क्या कहा कि इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस हैं, बट ऐसी लाइन जो पैरेलल भी है और वाई एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे काटती है। सो ये ओरिजिन है, उससे 2 यूनिट नीचे काटने वाली, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट यहां से गुजरने वाली, और इसके पैरेलल तो एक यूनिक लाइन ही बनेगी, बोलो। यहां से गुजरने वाली और इसके पैरेलल तो एक ही लाइन बनेगी ना, उस लाइन की इक्वेशन और निकालो आप, ठीक है। इक्वेशन समझ में आया, सेकंड लाइन। तो लेट्स से ये इसके पैरेलल है ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन का नाम रख देते हैं अपन L2, डन। थोड़ी पैरेलल दिखाई नहीं दे रही है, आप अच्छे से स्केल से खींचना तो पैरेलल बनाना, ठीक है। इस लाइन का नाम रख देते हैं अपन L2। इस L2 की भी हमको इक्वेशन बनानी है, वो कैसे बनाए। अब अगर ये 2 यूनिट नीचे काट रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे 0,-2, फाइन। अच्छा वन मोर थिंग, इधर इधर भी मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ ना। सो लेट्स मार्क इट C1, ताकि उसके लिए हो जाएगा C2, L2 के लिए सारी चीजें 2 में चलेंगी, L1 के लिए सारी चीजें 1 में चलेंगी, ठीक है। तो देखो इसका भी इक्वेशन बनाने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगेन इस्तेमाल कर लो। इंटरसेप्ट तो आ गया -2, व्हाट अबाउट स्लोप, अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, तो उसका स्लोप अगर -√3 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, माइनस। एंड जाहिर सी बात है, अगर ये एंगल 2π/3 है तो ये एंगल भी तो 2π/3 होगा, तो tan θ2 लगा दोगे तो अगेन वही सेम आंसर आ जाएगा। पर इतना भी नहीं करना आपको, तो सिंपली लिखना है कि लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल है, समझ आया, ठीक है। सो नाउ फॉर लाइन L2, नाउ इट इज गिवन दैट
it is given that line L1 is parallel to line L2. Line L1 is parallel to line L2. So their slopes would be equal. So slope M1 equal to slope M1 इक्वल टू स्लोप M2. बस आपको डिस्क्राइब नहीं करना कि क्यों इक्वल है, वो अंडरस्टूड है ना। स्लोप M2 और स्लोप क्या है -√3, दैट्स इट। चलो तो अब इसके द्वारा इंटरसेप्ट जो काटा गया वो है -2, है ना। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। ये सारी लाइंस लिखने से क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने हर चीज डिस्क्राइब की है, चाहे आप एग्जाम में ना भी लिखो, ये केवल और केवल आपके रिवीजन के लिए। अभी मैं ये सब लाइनें ना लिखूं बेटा ये बन गई इक्वेशन, तो आप भी वैसे वैसे नोट कर लोगे। तो क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा ये चीज कहाँ से लिखी थी, ठीक है। और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन टेक्निक भी डेवलप होगी फॉर योर नेक्स्ट ईयर। क्लास 12th में तो प्रेजेंटेशन देना ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कटिंग इंटरसेप्ट on y-axis again, on y-axis again at the point B, at the point B। क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स, 2 यूनिट नीचे तो 0, -2 एंड इसका स्लोप क्या है वही सेम -√3 इज गिवन बाय। तो वही y इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मेट होगा इसका, y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो इसमें वैल्यूज पुट अप कर दो, इसका इसका इक्वेशन भी बन जाएगी। y इक्वल टू m2 भी वही सेम -√3 x, c2 की जगह -2, सबको इधर लेके आया मैं। सो इट इज लाइक +√3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L2। मैच करो, हुआ, मैच हो गया। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है तो फिर आगे का काम आसान हो गया, ठीक है। एक चीज नोटिस करी, पिछली वाली लाइन की इक्वेशन क्या आई है, √3x प्लस वाई -2, इसकी क्या आई है √3x प्लस वाई प्लस 2। तो पैरेलल लाइंस में एक्स एंड वाई वाली टर्म्स बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगी। उधर भी एक्स वाली टर्म क्या है √3x, इधर भी एक्स वाली टर्म क्या है √3x, उधर भी वाई वाली टर्म क्या है +y, इधर भी वाई वाली टर्म क्या है +y। डिफरेंस होगा केवल कांस्टेंट टर्म का, डिफरेंस किसका होगा, ओनली एंड ओनली कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंस होगा। और ये बात आपने 10th में भी सीखी है, पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता था, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता था, यस और नो। तो नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, उधर -2 है इधर 2 है, समझ गए। तो सारी चीजें मैच करते चलोगे, अच्छा हाँ यार ये तो हमने पी सीखा भी तो था कि पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी इक्वेशन में ये रिलेशन होगा a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। चले नेक्स्ट। और देखो देखा जाए तो अब क्लास 11th में आने के बाद कोइंसिडेंट लाइंस का कोई रोल नहीं रह जाता, कोइंसिडेंट लाइंस है ही नहीं, क्योंकि हमने यूनिकनेस ऑफ लाइन पढ़ी, हम सीखेंगे कि वो एक ही तो लाइन है, हम दो तरह की लाइन की तरह उसको रीड ही नहीं करेंगे। तो दो ही लाइन है, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल, ठीक है। और फिर तीसरी किस्म की लाइन होती है स्क्यू लाइंस, बट वो 3D में होती है। चले अभी आगे, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स। अब वैसे तो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लिखा हुआ है तो ऐसा फील हो रहा है कि ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है क्या नई बुक में ये क्वेश्चन। हाँ, तो देखो परपेंडिकुलर रीड करते ही ऐसे नहीं अजम्पशन बना लेना कि ये तो नॉर्मल फॉर्म आ गई। कई बार क्या होता है परपेंडिकुलर तो बेटा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर है, तो किसी और रेफरेंस में भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर ओरिजिन से ही कह रहा है वो, तो ओरिजिन से तो वो नॉर्मल ही था, ठीक है ना। फिर भी एक बार डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म का ही रोल है या किसी और चीज का रोल है, ठीक है। तो ओरिजिन की जब बात ही हो गई तो फिर तो 2D प्लेन कंपलसरी है, क्योंकि ओरिजिन तो वहीं मिलेगा आपको, और कहाँ मिल सकता है। तो एक लाइन है, वो लाइन कहीं भी बनाओ ओरिजिन से, अच्छा पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है तो फिर तो वही बनाओ, -2,9 कहाँ फॉल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 लगभग यहाँ -2,9, ठीक है। यहाँ से तो पास थ्रू करवाना है आपको इसको, और अब यहाँ से पास थ्रू कैसे भी करवा दो। तो लेट्स से मैं ऐसे ही बना देता हूँ हाल फिलहाल, क्योंकि अभी तक तो मुझे थोड़ा सपने आ रहे हैं कि ऐसे आएगा कैसे आएगा, ऐसे आएगा सीधा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो अपने को सबसे आसान लगता है वो तो ऐसे ही लगता है, तो ऐसी लाइन बना, ठीक है। कोई डाउट बोलो। सो ए
इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, और ये क्या है -2,9 से पास थ्रू हो रही है, लाइन का नाम एल रख देते हैं, एक ही लाइन में से। ठीक है, अब सुनिए, इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर, अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हैं। और परपेंडिकुलर इस लाइन पे बना रहे हैं ना, तो वो परपेंडिकुलर इस लाइन को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर इस लाइन को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो वो इस पे मीट कर रहा है, दैट मीन्स लाइन की डायरेक्शन हमने गलत बनाई। देखो लाइन फिर ऐसे बनेगी, क्योंकि ये तो इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, मीट हो रहा है, दैट मीन्स यहां से तो परपेंडिकुलर बनेगा लाइक दिस, यहां से तो ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, और वो ये मतलब इनका मीटिंग पॉइंट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये वाला पॉइंट क्या है इसका, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। अभी अगर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो यू कैन इमेजिन लाइन कुछ ऐसे रही हो। समझ आया? ठीक है, बोलो। कुछ ऐसी रहेगी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन करेगी लाइक दिस। ठीक है, समझ आया? ये इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बोलो साक्षी समझ आया? ऐसा नहीं है कि उस पे लाई होने वाला कोई भी पॉइंट है, हाँ इस पे लाई कर रहा है, मैं मानता हूँ इस लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन साथ में जो मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाता हूँ उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी यही पॉइंट है। ओके ना? मीट एट दिस पॉइंट कह रहा है, परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ए -2,9 नो डाउट, बट लाइन की डायरेक्शन चेंज हो गई अभी, और लाइन तो वही एल ही मार्क कर लेता हूं मैं इसको, लाइन एल, ये इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, बस दैट्स इट, और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमारे पास, केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि जो ये ओरिजिन से 0,0 से जो स्टार्ट हुआ है परपेंडिकुलर, वो लाइन को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ए पर। अब इस लाइन की इक्वेशन बताओ, लाइन एल की इक्वेशन बताओ, सोचो कैसे बनाए, कैसे बने? हाँ। हम्म। यस वेरी गुड। यस वेरी गुड, तो देखो अब इसमें नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल माना जाएगा, ये ओ ए जो है इस लाइन पे नॉर्मल डला हुआ है। नॉर्मल क्या होता है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डालते हैं उस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो ओ ए जो है नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल लाइन है, पर फिर भी हम नॉर्मल फॉर्म नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कुछ ओमेगा कुछ पी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, हमको ओमेगा और पी चाहिए होता है नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो ये केवल कंफ्यूज करने के लिए ओरिजिन से बनाया। हम कॉन्सेप्ट तो जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है वही यूज करेंगे। रेगुलर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये दो पॉइंट्स इस लाइन पे ला कर रहे हैं, देखो इस लाइन पे ओ ए पे, किस पे ला कर रहे हैं? ओ ए पे, तो ओ ए का स्लोप निकाल सकते हो। सपोज करो ये दो पॉइंट इस लाइन पे लाया करते हैं, तब तो इस लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से ही आ जाती, बट अभी इस लाइन की इक्वेशन आ सकती है, अगर आप निकालना चाहो तो एओ की इक्वेशन आ सकती है, क्योंकि 2 पॉइंट इस पे आ रहे हैं, लेकिन इसकी निकालनी नहीं है, कोई बात नहीं, इसका स्लोप तो निकाल लें, इसके स्लोप से उसका स्लोप आ जाएगा परपेंडिकुलर वाले रिलेशनशिप से, और एक पॉइंट उसका मिल ही गया अपने को, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल लें। समझ गया? तो बस अपने को करेक्ट डायग्राम और करेक्ट अजम्पशन ही यूज करना होता है, बाकी काफी इजी एक्सरसाइज है, ये आप शुरू से देख पा रहे हो। ठीक है, तो हेयर पहले तो हम वही लाइन लिख देंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स दिस 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 दिस। ठीक है, सो सो पहले तो लाइन लिख देंगे ऐसे से, फिर हम लिखेंगे सो पॉइंट्स पॉइंट्स ओ ओरिजिन, ओ कोमा 0,0 एंड ए -2,9 lies on the line OA, lies on the line OA, तो उसका स्लोप निकाल लें हम। सो स्लोप ऑफ लाइन OA, जिसको हम M1 मार्क कर दें या M2 मार्क कर दें, स्लोप ऑफ लाइन OA, दैट इज, इसको M1 मार्क कर देता हूं, ठीक है, दैट इज M1 विल बी गिवन बाय, बोलो फॉर्मूला बोलो, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 2 पॉइंट है तो स्लोप ऐसे निकालोगे, 9 - 0 divided by -2 - 0, 9 - 0 is 9 and -2 is -2, तो थोड़ा सॉर्ट आउट करें तो -10/, आ गया इसका स्लोप। ठीक है, नाउ अब उसका स्लोप निकालें इसके रिलेशन से, लाइन ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, यस और नो? यस। कहां से पता चला? गिवन है। कहां से पता चला ये बात? गिवन है। सो इनके स्लोप का रिलेशनशिप क्या होगा? M1 M2 इक्वल टू -1, जिसमें से मेरे पास M1 की वैल्यू तो है,
बोलो क्या है m1 की वैल्यू, -9/2 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो यहाँ से m2 की वैल्यू हो जाएगी -1 मल्टीप्लाइड बाय -2/9। फाइन। सो फाइनली 2/9। तो ये m2 आ गया और एक पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। ये बना दें इक्वेशन। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, नाउ the equation of line L passing through what? A, passing through A, -2, 9 एंड स्लोप इक्वल टू, स्लोप क्या है इसका, 2/9। ये स्लोप है, इज गिवन बाय, स्लोप आपको पॉइंट का उसका फॉर्म का नाम भी लिखना है, इज गिवन बाय यूजिंग व्हाट, पॉइंट स्लोप फॉर्म एज फॉलोस। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है बोलो विवेक? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। नहीं है यार? आपके पापा से बात करनी है आज मुझे। कब कराओगे? अभी करवाओगे क्लास के बाद या शाम को या कब? आज पापा बात करेंगे तो ही आप कल क्लास में आएंगे, नहीं तो कल आप क्लास में लाओगे। ओके, बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म साक्षी। y-y1, क्योंकि यहाँ पे कोई रामलीला नहीं चल रही कि रोज प्रदर्शनी देखने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं घर पे। ऐसी रामलीला कहीं और चल रही होगी, वहां पर जाके देख लेना। स्लोप क्या है इसका? इसका स्लोप तो हमने क्या माना था, m1, तो इसका स्लोप m2 हो जाएगा, m2 इंटू x-x1। करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करनी है बिल्कुल। सो y माइनस व्हाट इज y1, तो y1 ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये पॉइंट है ना हमारा। तो y-9, स्लोप क्या है हमारे पास, 2/9, और x माइनस माइनस x1 की जगह -2, तो ये नेक्स्ट स्टेप में +2 हो जाएगा, ब्रैकेट बड़ा भी लगा दो। 9 को इधर भेजो, तो 9y माइनस 9 जा 81, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 जा 4, तो सबको इधर बुलाओ, 2x माइनस 9y, और -81 भी इधर आएगा तो +81, तो +85 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। प्लीज चेक द आंसर। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L। फाइन, समझ आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 किया ना अभी हमने, 16 देखो क्या कह रहा है। द लेंथ L इन सेंटीमीटर्स ऑफ ए कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। देखो एक केमिस्ट्री का कोई अजम्पशन, कोई एक्सपेरिमेंटल अजम्पशन है कि कोई रोड है, कॉपर की रोड है, उसकी जो लेंथ है वो शेल उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो आप जितना उसको गर्म करोगे उतनी उसकी कॉपर रोड की लेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो किस पे है लेंथ, किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। सर ये क्या आ गया बीच में, केमिस्ट्री कहाँ से आ गई बेटा? इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नजरिए से देखो ना आप। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या होता है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, पढ़ते हैं अपन, तो y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे x एक्सिस में बदलते हो वैसे वैसे y एक्सिस बदलता है। तो इस बार आप x एक्सिस पे ले लो टेम्परेचर, क्योंकि लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। जब भी अपन कोई y इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, इसका मतलब है x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? जो x एक्सेस पे होता है वो इंडिपेंडेंट है, आप x की अलग 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 इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप x की वैल्यूज लेते हो वैसे वैसे y की वैल्यूज बदलती है, तो y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? अभी इस क्वेश्चन में हम y और x की जगह क्या ले लेंगे, l और c। c तो हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये तो इनवेरिएबली अलग 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 वेरी कर रहा है। आपको क्या कर चाहिए, l की वैल्यू चाहिए, तो l हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब ये कि कुछ इसने यहाँ पे रिजल्ट्स दिए हैं उसके, कि जब उस एक्सपेरिमेंट में जब लेंथ इतनी थी तब सी इतना था, मतलब टेम्परेचर इतना था। ठीक है ना? और लेंथ जब इतनी थी तो टेम्परेचर इतना था। दो केस दे दिए, दो एग्जांपल्स दे दिए, दो रिजल्ट्स दे दिए अलग अलग। अब आप एल को सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। अभी तक अपन वाई को एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, अब अपन क्या करेंगे, एल को सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, यानी एल एज ए फंक्शन ऑफ सी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यानी इधर केवल एल वाले टर्म्स होंगे, उधर सारे सी वाले टर्म्स होंगे, और कांस्टेंट टर्म भी उधर होंगे। ठीक है, y को x की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, y को आइसोलेट करना है, आइसोलेट करना मतलब अलग करना है,
बाकी सारी टर्म्स उधर भेजनी है, एक्स वाली प्लस कांस्टेंट टर्म्स। तो सिमिलरली एल को सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, एल को आइसोलेट करना है, एल को तो लिखना है एलएचएस में, और सी को भेजना है, सी वाली टर्म्स को भेजना है वहां पर, एंड साथ में कांस्टेंट टर्म्स भी भेजनी है वहां पर। वो उसको कैसे रीड करते हैं, एल इन टर्म्स ऑफ सी या फिर एल एज ए फंक्शन ऑफ सी। ओके, शुरू करें। सो द मुद्दा इज कि हमारे पास अगर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट है ना, एल इतना सी इतना, एल इतना सी इतना, तो फिर दो पॉइंट से हम उसकी इक्वेशन बना देंगे टू पॉइंट फॉर्म। और टू पॉइंट फॉर्म से जैसे हम इक्वेशन बनाएंगे तो उस इक्वेशन में एल और सी वाली टर्म्स होंगी, तो एल एज ए फंक्शन ऑफ सी शो कर देंगे। समझ आया? मतलब एल एज ए फंक्शन ऑफ सी का मतलब है एल इधर बाकी सी उधर। मुझे एक चीज बता, अगर मैं इसको लिखता हूँ y इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 3, तो ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है ना? क्या है ये? y इज ए फंक्शन ऑफ x है। y इज ए फंक्शन ऑफ x में फंक्शंस की दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज वो चेंज कर दी मैंने। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x। इक्वेशंस की दुनिया में बात करें तो y इन टर्म्स ऑफ x है, फंक्शंस की दुनिया में बात करें तो y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है। और आगे पीछे अभी ये चैप्टर ज्योमेट्री में अपन थोड़ा सा ऐसे बात करते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर कैलकुलस का 44 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ 80, 80 में से 44 वो कैलकुलस ही आती है। ठीक है ना, तो उसमें फंक्शन ही फंक्शन है, इसलिए आप फंक्शन से हूबहू या उसकी लैंग्वेज से हूबहू अभी से हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगले साल आपको डिफिकल्टी लेवल कम लगेगा। ठीक है, डन। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं। वैसे हो गया क्या टाइम? ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, जाना है जिसको जाओ, साक्षी तो यही है, आप भी यही हो, जाओ आप बात कराना। हाँ जी। हाँ तो देखो फिर आपकी छुट्टी है आज, तो आपने की है मतलब छुट्टी है ना? मेरी तरफ से छुट्टी है, आपने करी है, स्कूल ने करी है, कुछ भी हो गया हो, मेरी तरफ से तो छुट्टी है ना। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको अपन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देखो ये वाली जो एक्सेस हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी टेम्परेचर। वो क्या हो जाएगी मेरी? टेम्परेचर। वैसे तो देखो अपन लिखते नहीं है वाई एक्सेस अंडरस्टूड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है ना तो लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सी, फाइन, टर्म्स ऑफ सी। और ये वाली जो एक्सेस है उसको टेढ़ा करके ऐसे लिख देना जब आप बनाओ, है ना। क्या है ये? लेंथ। क्या है ये? लेंथ इन टर्म्स ऑफ एल, फाइन। अब कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, जैसे लेंथ इतनी है तो सी इतनी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से तो मार्क करना नहीं है आपको, थोड़ा अंदाजे से। जैसे सी 20 लिया है इसने और सी 110 लिया है, तो 10 10 का भी गैप मान ले तो 10 30, सी 20 यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर 30 40 50 60 ऐसे करके सी 110 यहाँ आ जाएगा। समझ गए? अब सी 20 है तो फिर एल कितना? 124, कहीं भी मार्क कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 124.942 ये हो जाएगा, और 125 ये हो जाएगा। तो 124 ये मान लो, 125 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर और लगा दो। लेट्स से ये तो हो गया मेरा 124, और ये हो गया उससे थोड़ा सा ऊपर 125, फाइन। ठीक है, उस हिसाब से ये तो क्या था 20, ये क्या था 110, और ये कितना था 124.942, और वो कितना था 125.134, फाइन। अब 20 के साथ इसका कॉम्बिनेशन है तो पॉइंट कहाँ पे मार्क होगा? यहाँ। ठीक है, और 110 के साथ में उसका 20 के साथ इसका कॉम्बिनेशन है ना, जब सी इतना है तो एल इतना है, जब सी इतना है तो एल इतना है, ऐसे तो मार्क करते हो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स। और इसमें कैसे मार्क हो जाएगा? इसकी सीध में यहाँ। ओके, तो इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट होने वाली जो लाइन बनेगी दैट विल बी लाइक दिस, दैट विल बी समवॉट लाइक दिस। ओके, ठीक है। सो इस लाइन की इक्वेशन बना दो, आपके इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। देखो लैंग्वेज चेंज करके बताइए बस उसने, लैंग्वेज क्या चेंज करी है कि एल को सी की टर्म्स में लिखो। अभी मैं क्वेश्चन कहूँ वाई को एक्स की टर्म्स में लिखो, तो आप वाई और एक्स की इक्वेशन बना दो ना यार। और उसमें से एक्स को वाई की टर्म्स में लिखना है या वाई को एक्स की टर्म्स में लिखना है, कोई बड़ी बात है आपके लिए? अगर आपको वाई को एक्स की टर्म्स में लिखना है तो वाई को एलएचएस बाकी सब आरएचएस, अगर आपको एक्स को वाई की टर्म्स में लिखना है तो एक्स को एलएचएस बाकी सब आरएचएस। तो बेसिक काम तो यही है कि इक्वेशन बनाना है। ओके, सो लेट्स से दिस लाइन इज एल, लेट्स से दिस लाइन इज एल। और ये दो पॉइंट भी मार्क कर दो, एक तो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? जब सी 20 है तो वो कितना है 124.942, और ये बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? जब ये 110 है तो बाई कोऑर्डिनेट क्या है? 125.134। ठीक है, डन। निकालें हम इक्वेशन। हेयर एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, हेयर ऐसे लिखेंगे हम, टेकिंग टेम्परेचर सी ऑन द on x-axis, temperature C on the x-axis,
and length L on the y-axis, length L on the y-axis, comma, we have line L, ठीक है, line L passing through the 2 points, passing through the 2 points, दोनों पॉइंट्स लिख देंगे हम. What are the 2 points A and B? So A तो है 20,124.942 and B है 110,125.134. Fine, ठीक है. So the equation of line L is, so the equation of line L in 2-point form, 2-point form is, वो कल की रखी हुई है पॉलिथिन वहां पे, याद है? ओके, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2-point फॉर्म क्या होती है? नहीं, वाई एक्स है ही नहीं मेरे पास, एल और सी है. अब जो वाई था वो, वाई कहाँ से आया? वाई है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि अब वो एल है. मेरे को इक्वेशन एल और सी में बनानी है, वाई और एक्स में बनानी ही नहीं है. तो एल माइनस एल वन, जैसे अपन वाई माइनस वाई वन बोलते हैं, वैसे एल माइनस एल वन. जो वाई था वो अब एल है, जो एक्स था वो सी है, क्योंकि इक्वेशन आपको एल और सी में बनानी है, वाई और एक्स में बनानी नहीं है. सो द इक्वेशन की जो फॉर्मेट हो जाएगी, दैट इज वाई माइनस वाई वन की जगह एल माइनस एल वन इक्वल टू एल टू माइनस एल वन डिवाइडेड बाय सी टू माइनस सी वन. एक तरीका तो ये जो हमने किया, मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट एडवांस और ज्यादा सही तरीका होगा, फटाफट कन्वर्ट कर लिया हमने. दूसरा तरीका है कि सर नहीं मुझसे नहीं हो रहा, सो आप फिर कन्वर्ट करो. लेट द लेंथ बी वाई एंड लेट द टेम्परेचर सी बी एक्स. इक्वेशन वाई और एक्स में बनाओ, फिर वापस जाके डी सब्स्टिट्यूट कर देना, वाई को वापस उसमें, एक्स को उसमें वापस चेंज कर देना. ठीक है, ओके. सो अब पुट कर दें वैल्यूज. सो इट इज लाइक एल माइनस एल वन और एल टू क्या होंगे, नहीं एल वन और सी वन क्या होंगे. ए तो ले लूंगा मैं एल वन, नहीं सी होगा ना पहले, एक्स एक्सिस है नहीं, तो सी वन कॉमा एल वन, सी वन कॉमा एल वन, ये हो गया है. तो और ये क्या हो जाएगा, सी टू कॉमा एल टू. फाइन, अब आप वैल्यूज पुट करो. सो एल माइनस एल वन चाहिए, एल वन चाहिए, दैट मीन्स 124.942 चाहिए. देखो, हम कुछ भी रखें आंसर तो सेम आएगा, बट उसने हमको क्या कहा है, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी. एल को सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करो. तो एल को सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने वाला एल डिपेंडेंट वेरिएबल है और सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं. क्या? अच्छा, पॉइंट्स को एक्सचेंज करो, हाँ वो तो बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं ना. 2-point फॉर्म में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2-point फॉर्म में अगर हम इसको पहला पॉइंट लेके इसको दूसरा लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस. इसको दूसरा लेके इसको पहला लें, वो पैरेलल जो लाइंस बनेगी ना, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी. इक्वेशन क्या होता है जिसमें a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. मुझे एक चीज बताओ साक्षी, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x+2y इक्वल टू 3 और एक इक्वेशन है 2x+4y इक्वल टू 6, तो क्या फर्क है क्या दोनों में? कोइंसिडेंट लाइन से नहीं है, तो ऐसा ही कुछ होगा. अगर आप पहला पॉइंट इसको लेके दूसरा पॉइंट इसको बनाओ तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, उल्टा कर दो तो ऐसी बन जाएगी, तो 2 कॉमन लेके वापस ऐसी बना सकते हो ना. ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. चलो आप, और जनरली अपन क्या करते हैं, जो जिस पॉइंट का जिक्र, जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जिस पॉइंट का जिक्र उन्होंने पहले कर दिया क्वेश्चन में, उसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं, और जिसका जिक्र उन्होंने बाद में कर दिया उसको दूसरा मान लेते हैं. उस हिसाब से x1 y1 एंड x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं. समझ आया अभी? चलो, तो L2 माइनस L1 करो अब जल्दी से. L2 माइनस L1 यानी कि 125.134 माइनस L1 यानी कि 124.942 डिवाइडेड बाय C2 माइनस C1 करो, तो 110 माइनस 20, ये तो गया स्लोप, इनटू C माइनस C1 क्या होगा, C1 क्या होगा बोलो, 20. फाइन, इसको सॉल्व कर दें. सो 110 में से 20 किया तो बताओ, 90 तो यहाँ आ गया. नेक्स्ट स्टेप में लिखना आप ये, और इसको इसमें से माइनस करो जरा, करके बताओ.
125.134 माइनस 124.942 करो, सॉरी 48, 48 मतलब 13 माइनस 7, 0.192 है क्या, चेक करो। क्या हुआ बताओ। 0.182, 192 में 182, 9 आएगा, 0.192 ही आएगा, ठीक है। तो इट इज लाइक एल माइनस, यहाँ यहीं पे लिख दे, सही किया है ना माइनस। हम्म। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैंने इसी स्टेप में लिख दिया 0.192, माइनस करने में इतना टाइम हो गया, सही है, ठीक है। 0.192 डिवाइडेड बाय 90 और सी माइनस 20। अब आपको क्या करना था, एल को सी की टर्म्स में लिखना था। वो कैसे लिखेंगे, जब एल अकेला यहाँ रहेगा बाकी सब वहां पे जाएंगे, ऐसे ही होगा। तो कैसे करें आप खुद बताओ, मतलब इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे क्या होगा यहाँ पे करने का, कि मैं क्या करूं, एल इक्वल टू ये -124.942 को एज इट इज वहां भेज दो, दैट्स इट, गेम ओवर। सो एल इक्वल टू एल, एल इन टर्म्स ऑफ सी लिखना है ना आपको। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो 0.192 डिवाइड बाय 90 को क्या लिखेंगे, 192, काटो उसको। तो 192 डिवाइडेड बाय 90 इंटू वॉट 1000। तो फिर आगे बताओ, 9 से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा है ना। सो 3 से ये 30 टाइम्स, और वो 3 से 3 6 18, 3 4 12। आगे बताओ, 64 हो गया और नीचे 30 हो गया। तो 4 से काट दो 16, और 4 से इसको काट दो 250, बस, और भी कट जाएगा, और भी कट जाएगा। 2 से 8 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, देन अगेन 2 से 4 टाइम्स, 2 से 125, फाइनली आ गया। तो 4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 120, 15 5 75, रिमाइंडर 7, 52 30 एंड 7 37, रिमाइंडर 3 15 15 एंड 3 1875। सो 4 डिवाइडेड बाय 1875, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 1875, 4 डिवाइडेड बाय 1875 मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस 20 प्लस ये इधर आ जाएगा 124.942। अब चेक करो आंसर एक बार। इन्होंने, मुझे पता था ये भी नहीं किया होगा, 0.192 डिवाइड बाय 90 भी नहीं किया होगा, मतलब ये 4 डिवाइड बाय 1875 भी उन्होंने सॉल्व नहीं किया। बस ये जो चीज है एज इट इज यहाँ पे रखी, फाइन। इसको भी सॉल्व किया, हमने सॉल्व कर दिया, तो वो ज्यादा ही बेटर है, मतलब अच्छा ही रहेगा हमारे लिए, है ना। उसमें कोई मार्क्स थोड़ा ना काटेगा, हमने तो एक्स्ट्रा ही किया है ना। ठीक है, समझ आया। तो ये एल इन टर्म्स ऑफ सी हो गया। अभी इसमें सी इन टर्म्स ऑफ, अब आप खुद सोचो बेटा, अभी इस इक्वेशन में से भी सी इन टर्म्स ऑफ एल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, कोई मना थोड़ा ना करेगा। आपको कैलकुलेशन करना आता है, इक्वेशन सॉल्व करिए। बट कितना मुश्किल होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको उधर लेके जाओ। अब सी इन टर्म्स ऑफ एल निकालना आसान, पता है कब होगा, जब आप इधर सी और इधर एल लो। तो आप शुरू से ही वैसी एक्सेस लेके चलो, तो देखो जल्दी सॉल्व हो गया। अभी इसमें से सी इन टर्म्स ऑफ एल निकालने के लिए कैलकुलेशन आपको कम से कम 3 से 4 से 5 स्टेप्स में होगी, होगी ना। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो कि किसको किसकी टर्म्स में लिखना है, एक्सेस वैसी सेट करो, उसके बाद कैलकुलेशन छोटी सी छोटी हो। समझ गए क्या, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके आगे, इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इन टर्म्स ऑफ, इज द इज द एक्सप्रेशन ऑफ, उसने एक्सप्रेस करने के लिए कहा था ना, उसकी भाषा में जवाब है, इज द एक्सप्रेशन ऑफ एल इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है, एल इन टर्म्स ऑफ, समझ आया अच्छे से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम टू सेम उसी पैटर्न का है, थोड़ा बहुत चेंजेस है कोर्स में। ऑनर ऑफ द मिल्क वाला, द ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट, एक मिल्क स्टोर के ऑनर ने ये पता लगाया या मिला उसको कि वो 980 लीटर ऑफ दूध बेच सकता है हर हफ्ते, अगर वो 14 रुपये लीटर की प्राइस रखते तो, और 1220 लीटर उसकी बिक्री होती है अगर वो 16 रुपये लीटर की प्राइस रखते तो। ठीक है, तो अब देखो, बेचना उसको बोलते हैं सेल,
कॉमर्स टर्म्स है कुछ, लेकिन हमको जनरल नॉलेज के पर्पज से पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम तो साइंस वाले हैं ना। तो जो अपन बेचते हैं उस, जैसे मैंने 980 लीटर मिल्क बेचा, तो 980 लीटर मेरी सेल है, क्या है ये, सेल। और जो ये जो है वो प्राइस है, ठीक है ना। अच्छा, सेल को डिमांड भी बोलते हैं, सेल को क्या बोलते हैं, डिमांड। जैसे मैंने कहा कि मेरे 1000 लीटर की सेल है, दैट मीन्स इतनी डिमांड है मेरी, इतनी बिक्री होने की मेरी डिमांड है, तो इसको मैं डिमांड कह सकता हूँ, और ये प्राइस। तो उसने क्या कहा, डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। सेलिंग प्राइस मतलब वही प्राइस 14 रुपए लीटर, डिमांड मतलब जो सेल है उसको डिमांड भी बोल सकते हैं, ओके। इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, दैट मीन इनके बीच में इक्वेशन बना के बताओ, इनके बीच में क्या बना के बताओ, इक्वेशन बना के बताओ। नाउ हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹7। एक बार रिलेशन बनाओ, और रिलेशन बना के फिर आप बताओ कि कितना लीटर बिकेगा अगर आप 17 रुपए लीटर रेट रख दोगे तो यानी कि 17 रुपए पुट करना पड़ेगा उसमें, 17 रुपए पुट करना पड़ेगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी कि हम क्या कहेंगे, प्राइस को तो इंडिपेंडेंट बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे अपन प्राइस को रहेंगे, और वाई एक्सिस पे अपन क्या निकालेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे अपन, सेल। क्योंकि उसने क्या कहा, 17 रुपए होगा तो फिर क्या होगा, तो जो पुट कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे, जो निकाल रहे हैं वो वाई एक्सिस। एंड अनदर थिंग, देखो पिछली बार तो उसने आपको हाथ बांध दिए उसने कि इसको सी लेना है, इसको एल लेना है, इस बार इसको लेटर थोड़ा स्टेब्लिश किया है उसने स्पेसिफिक की, डिमांड को डी लेना है, सेल प्राइस को एस लेना है, तो फिर हम वाई और एक्स में चलने देंगे, उसी में कंफर्टेबल रहते हैं हम, समझ गए, ठीक है ना। चलो, सो फटाफट से इसकी 2D प्लेन बनाओ, पिछली बार की तरह, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बताओ, 3 पॉइंट्स है आपकी बार। आप एक्स एक्सेस पे ये रख रहे हो ना प्राइस, तो 14 रुपए लीटर, 16 रुपए लीटर और 17 रुपए लीटर। तो लेट से 14 रुपए लीटर मैं रख देता हूँ यहाँ, फिर 16 रख देता हूँ मैं यहाँ, और 17 रख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, फाइन। और ये क्या है ये बताओ, प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक्स एक्सिस में क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस। वाई एक्सिस में क्या है मेरे पास, डिमांड। वैसे तो सेल है वो, लेकिन उसने वर्ड डिमांड यूज किया है, सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो आपको भी उसको वर्ड को क्या यूज करना है, डिमांड, फाइन। और वो डिमांड कितनी कितनी है, 14 रुपए पे कितनी लीटर है डिमांड, 980, तो लेट से 980 यहाँ है, लेट से 980 यहाँ है। और फिर जैसे ही 16 रुपए लीटर हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई बताओ, 1220, तो 1220 लेट से यहाँ है। अब आपसे पूछा गया कि 17 पे कितनी होगी, है ना, वो एक्स है एक तरीके से, आपको नहीं, वो वाई है जो आपको निकालना है, ठीक है। इन 2 पॉइंट के हिसाब से आप लाइन बना दो पहले तो 980 14 एक पॉइंट यहाँ, और 16 और 1220 एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो लाइन बना दूं मैं, ऐसे बनेगी, बोलो। तो ये हो जाएगी मेरी लाइन एल, जिसकी मुझे फाइनली इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, कोऑर्डिनेट्स बोलो 14,980। इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, इसके कोऑर्डिनेट्स बोल दो 16,1220, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे सी, उसमें हमको एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है 17, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट, वाई वाई कोऑर्डिनेट को एक्स क्यों मानेंगे, वाई मानेंगे ना। अच्छा, Y3 मानेंगे, इसको आप Y1 Y2 लेना चाहते हो। देखो आप 17 पुट करोगे तो सीधी वाई, अभी आप इक्वेशन एक्स और वाई में बनाओगे, आप इक्वेशन किस में बनाओगे, एक्स और वाई में बनाओगे। तो उस एक्स और वाई की इक्वेशन में आपको वाई निकालना है, तो आप एक 17 पुटअप कर दोगे, वाई निकल जाएगा। सो Y3 मानने की ऐसी को खास जरूरत है नहीं। मान लोगे तो बुराई भी नहीं है, ओके फाइन, ठीक है। तो पहला काम तो वही करना है, ए और बी को यूज करके इक्वेशन बनानी है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, डिमांड इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। ये चीज समझ में आई ना कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का डिसीजन कैसे लेंगे। आपसे पिछले क्वेश्चन में तो साफ साफ कहा गया था एल इन टर्म्स ऑफ सी, इसलिए सी एक्स एक्सिस एल वाई एक्सिस, इसमें तो ऐसा भी नहीं कहा गया। तो सर आपने इधर ही इसको क्यों लिया, उधर उसको क्यों लिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये है कि जब 17 रुपए लीटर है तो डिमांड कितनी है, तो जो चीज गिवन होती है वो एक्स एक्सिस पे होता है, जो पूछा जाता है वो वाई एक्सिस पे होता है। अगर उल्टा होता कि 1220 लीटर डिमांड कितनी सेलिंग प्राइस पे होती, तो अब मैं डिमांड इधर ले लेता और सेलिंग प्राइस इधर ले लेता, समझ गए ना, ये चीज क्लियर है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस होता है,
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस होता है। चलिए, तो पिछले बार की तरह ही आप वो स्टेप्स लिख देना, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बना दूं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन एल लिखो उसको, इक्वेशन ऑफ लाइन एल passing through 2 points A and B, passing through 2 points A and B, A के कोऑर्डिनेट्स 14, 980 एंड B के कोऑर्डिनेट्स 16, 220। ठीक है, इज गिवन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म एज फॉलोज। तो 2 पॉइंट फॉर्म अभी तो y और x यूज करेंगे हम। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ओके, चलें आगे। दैट इज y माइनस, अब x1 y1 ये, ठीक है, और x2 y2 ये, ठीक है। सो y माइनस y1 यानी कि 980 इक्वल टू y2 माइनस y1 करो, 1220 है ना, 1220 माइनस 980 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 14 होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 बोले तो 14। ठीक है, सो इट इज लाइक y माइनस 980 करो माइनस 220 और 20 240 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 14। इट इज लाइक y माइनस 980, ये कितनी बार कटेगा 120 टाइम्स x माइनस 14। चलें आगे। सो y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 14 प्लस 980। पहले तो देखो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है या जनरल फॉर्म में, वेयर x इज द सेलिंग प्राइस, मेंशन भी करना पड़ेगा, वेयर x इज द सेलिंग प्राइस एंड y इज द डिमांड। बोलो किस फॉर्म में है, गिवन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सीधे बस उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि 17 रुपये लीटर पे कितना आप करोगे, है ना। ठीक है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन ये हम मान सकते हैं। अब आपको कि सर उसी में कन्वर्ट करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उससे हमको फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमको एक्स की वैल्यू पुटअप करके वाई की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें एक्स की वैल्यू पुटअप करके वाई की वैल्यू निकालना मुश्किल है, इसमें आसान है। इसमें एक्स की वैल्यू पुटअप करो, वाई तो वैसे आइसोलेटेड है, उसकी वैल्यू सीधी आ जाएगी। तो मैं इसी को एक्स लीनियर इक्वेशन मान लेता हूँ, है ना। इज द रिक्वायर्ड लीनियर, इज द required linear relationship, is the required linear, क्या लिखोगे बताओ, is the required, क्या किस भाषा में क्वेश्चन था कि assuming a linear relationship between selling price and demand, is the required linear relationship between selling price बोले तो x, इस इक्वेशन में सेलिंग प्राइस x है, एंड डिमांड बोले तो इस इक्वेशन में y। आपको मेंशन करना पड़ेगा ना कि y यहाँ पे डिमांड है सेलिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर। नाउ अब उसने क्या कहा था कि 17 रुपये लीटर पे क्या आपकी डिमांड आएगी। ठीक है, हमेशा मार्केट में क्या होता है बेटा, प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्राइस चेंजेस से डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। कई बार बढ़ भी जाती है, कई बार कम भी हो जाती है। कई मोस्टली प्रोडक्ट्स जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं उसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। पेट्रोल के रेट अगर बढ़ जाएंगे लेट्स से, तो खपत कम, पेट्रोल तो चलो एक अलग चीज होगी, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, उनको बोलते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स। मान लो मर्सिडीज की अगर प्राइस है ना 10 लाख रुपए बढ़ गई ना, तो मर्सिडीज आम आदमी तो नहीं खरीदेगा, लग्जरियस जो ए ग्रेड के लोग हैं वही खरीदेंगे इसको। तो जो वो लोग हैं उनमें होड़ होती है, प्राइस बढ़ गई ना तो वो ज्यादा खरीदेंगे, उनको लगेगा कुछ ज्यादा फीचर्स हैं। तो कई कई प्रोडक्ट्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन जनरल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। तो यहाँ तो बढ़ रही है। देखो जो लाइन ऐसे जाएगी ना उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जो लाइन ऐसे आएगी ना उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखो इधर देखो, ये 14 से, तो ये बड़ा तो वो भी बड़ा, ये बड़ा तो वो भी बड़ा, ये कम होगा तो वो भी कम होगा। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे होती, अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो लाइन ऐसे होती तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, चेक करो। अभी मान लो मैं यहां से, अभी मान लो इस पॉइंट पे हूं तो डिमांड इतनी है, आगे बढ़ा तो डिमांड कम हुई है, नीचे आया,
समझ गए? तो ऐसे वाली लाइन में क्या होता है, जिसमें जिसका स्लोप नेगेटिव होता है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो होता है एक्स और वाई में, जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है, एक्यूट एंगल बनाती है, उसका उसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसको कहते हैं फॉलो। ठीक है, सारी बातें क्लियर है? नाउ एट एट उसने क्या कहा था, एट प्राइस इक्वल टू रुपीज, एट प्राइस, प्राइस को वाई क्या माना है, प्राइस को एक्स माना है, दैट इज एक्स इक्वल टू रुपीज 17 पर लीटर, वी हैव y इक्वल टू वी हैव y इक्वल टू 17 पुटअप कर दो उसमें, उस वाली इक्वेशन में, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 17 रख दूं, -14 प्लस का 980, तो इसका आंसर निकाल लो, 120 गुणा 3 प्लस 980, सो 360 प्लस 980, यानी कि कितना हुआ, 1340। मैच करो आंसर। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिख देना, हैंस डिमांड इज डिमांड इज डिमांड इज 1340 लीटर्स व्हेन व्हेन प्राइस इज ₹17 पर लीटर। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। समझ आया? तो आज का पोर्शन तो काफी इजी लगा मेरे हिसाब से, तो ज्यादा मुश्किल था नहीं, बस कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स तो अब नए नए आएंगे तो उनको रीड आउट करके स्टडी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन बचते हैं इनमें? कल के तीनों क्वेश्चन अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहीं से ही। कितने बचते हैं? 3 ही बचते हैं। ठीक है, तो ये 3 कल करके कल खत्म करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।